तो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 7 की सेकेंड चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की सभी आंतरिक परतें जैसे भूपर पट्टी, मेंटल एवं कोर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम भूपर पट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सेल एवं उनके प्रकारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अध्याय के आखिर में हम सेल चक्र एवं खनिज जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग में कई अलग अलग परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी संरचना और विशेषताएं होती है। चलिए इन परतों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहला, भूपर पट्टी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, जिसके साथ हम सीधे संपर्क करते हैं। भूपर पट्टी मुख्य रूप से ठोस चट्टान से बनी है, जिसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और तलछट्टी चट्टानें जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज शामिल हैं। इसमें सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन और आयरन जैसे तत्व भी होते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय परत अधिक मोटी होती है, जिसकी गहराई औसतन लगभग 30 से 50 किलोमीटर होती है, जबकि समुद्री परत पतली होती है, जिसकी औसत गहराई लगभग 5 से 10 किलोमीटर होती है। भूपर पट्टी पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां मानव गतिविधियां जैसे खनिजों के लिए खनन और तेल एवं गैस निकालना मुख्य रूप से होती है। यह वह जगह भी है जहां हम इमारतें और सड़कें जैसी संरचनाएं बनाते हैं। दूसरा, मेंटल। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत भूपर पट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यह पृथ्वी की प्रमुख परतों में से एक है। मेंटल मुख्य रूप से ठोस चट्टान से बना है, लेकिन उच्च तापमान और दबाव के कारण लंबे समय तक यह अर्ध ठोस के रूप में व्यवहार करता है। मेंटल में तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। ऊपरी हिस्से में तापमान ठंडा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं यह गर्म होता जाता है। मेंटल की अर्ध ठोस प्रकृति इसे भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर बहुत धीमी गति से बहने की अनुमति देती है। यह संवहन प्रवाह पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक गतिविधि में मेंटल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ज्वालामुखी विस्फोट का स्रोत है, क्योंकि मेंटल से पिघली हुई चट्टान सतह पर आ सकती है और लावा के रूप में फूट सकती है। यह पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण और प्लेट सीमाओं पर भूकंप के निर्माण को भी प्रभावित करता है। तीसरा, कोर। पृथ्वी का कोर हमारे ग्रह के सबसे अंदरूनी हिस्से को संदर्भित करता है, जो पृथ्वी की आवरण के नीचे स्थित है। इसमें दो अलग अलग परतें होती है।
बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर आंतरिक कोर के चारों ओर बाहरी कोर है जो लोहे और निकल से बना है लेकिन तरल अवस्था में है। यह आंतरिक कोर की तुलना में थोड़ा ठंडा है लेकिन फिर भी अत्यधिक गर्म है। बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे की गति संवहन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत धाराएं उत्पन्न करती है और ये धाराएं जियोडायनेमो प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। आंतरिक कोर पृथ्वी का ठोस केंद्रीय क्षेत्र है। इसमें मुख्य रूप से लोहा और निकल होता है और इसका तापमान लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भीषण गर्मी के बावजूद इस गहराई पर अत्यधिक दबाव के कारण आंतरिक कोर ठोस अवस्था में रहता है। हमारा अगला टॉपिक है सैल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की भूपर पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार की होती है: अग्नेय सैल, अवसादी सैल एवं कायांतरित सैल। चलिए इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहला, अग्नेय सैल। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सैल को अग्नेय सैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सैल भी कहते हैं। अग्नेय सैल 2 प्रकार की होती है: बहिर्भेदी सैल एवं अंतर्भेदी सैल। बहिर्भेदी सैल ज्वालामुखी से निकलने वाले आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। भूपर पट्टी पर इस प्रकार बने सैल को बहिर्भेदी अग्नि सैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सैलों से ही बना है। अंतर्भेदी सैल ज्वालामुखी से निकलने वाले आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सैलों को अंतर्भेदी अग्नि सैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सैल का एक उदाहरण है। दूसरा, अवसादी सैल। सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सैलों को अवसादी सैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तीसरा, कायांतरित सैल। अग्नि एवं अवसादी सैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में
एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है शैल चक्र। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि शैल बन जाता है। ये अग्नि शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नि एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नि शैल में परिवर्तित हो जाता है। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही शैल चक्र कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है खनिज। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनकी एक विशिष्ट रासायनिक संरचना और एक क्रिस्टलीय संरचना होती है। खनिजों की पहचान उनकी भौतिक गुणों से की जा सकती है, जिसमें रंग, कठोरता, चमक इत्यादि शामिल हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।